चुनौती। दरभंगा के दो भाइयों का एजुकेशन माफिया से भू माफिया तक का सफर, फर्जी दस्तावेज, कब्जा और स्कूल कॉलेज के माइनॉरिटी स्टेटस के नाम पर बड़ा घोटाला। इन अपराधियों के आगे क्या नतमस्तक है सरकार के आला अफसर? क्या राज्य और केंद्र दोनों की नाक के नीचे हो रहा है सैकड़ों करोड़ का खेल? एलएन मिथिला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का सिन्हा क्या बता रहा है? यूनिवर्सिटी के गलियारों से निकलती काली कमाई की गूंज। दोनों भाइयों पर कुल मिलाकर 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या का प्रयास, सीसी एक्ट में सजा, अपहरण, सांप्रदायिक तनाव भड़काना, जबरन वसूली और जमीनों पर कब्जे के आरोप। शंभूलाल दास, कृपाल गिरोरी और अकील अहमद खान, ये 3 नाम या माफिया नेटवर्क की कड़ियां। नमस्कार, आदाब, और आप देख रहे हैं एक ऐसी सनसनीखेज कहानी जो बिहार की गलियों से निकलकर सीधे जुडिशरी सिस्टम के वजूद पर चोट पहुंचाती आ रही है। ये दास्तान है बिहार के दरभंगा जिले के बहेड़ा की। आम चेहरे, आम नाम, लेकिन इल्जाम इतने संगीन कि सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर यही सब किसी आम इंसान ने किया होता तो शायद वो आज तक सलाखों के पीछे सड़ रहा होता। 2 ऐसे किरदार जिन्हें देखते ही लोगों के ज़हन में ठग, बेईमान और बाहुबली जैसे चेहरे घूमने लगते हैं। आज की ये रिपोर्ट सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जुर्म का कच्चा चिट्ठा है। पिछले 25 सालों में एक ही परिवार के 2 भाइयों के नाम पर एफआईआर पर एफआईआर, शिकायतों पर शिकायतें दर्ज हैं और आरोप है अपहरण के, जमीन कब्जा के, जबरन वसूली के, अपने ही कॉलेज की छात्रा से छेड़खानी के, सांप्रदायिक तनाव भड़काने के और इतना ही नहीं, सीसी एक्ट में सजा काटने के भी। एफआईआर इतनी की गिनती भी दर्जनों में पहुंच चुकी है, लेकिन कार्यवाही अब तक सिर्फ इंतजार देख रही है। आइए इस कहानी के किरदारों का परिचय कराते हैं, जिन्हें कागज एजुकेशनिस्ट और शिकायतें धांधली का गिरोह कहती हैं। वैसे तो इस परिवार में 5 भाई हैं, लेकिन जुर्म के आरोपों की ये दास्तान एसएम अली इमाम और एसएम जफर इमाम के इर्द गिर्द ही घूमती है। इन 5 भाइयों में सबसे बड़े भाई डॉक्टर एसएम नकी इमाम, जो पेशे से एक एमबीबीएस डॉक्टर थे और रऊफ मुस्लिम जामिया नामक एजुकेशनल सोसाइटी के संस्थापक थे, जिसके अंतर्गत डेंटल कॉलेज, टीचर्स ट्रेनिंग और दूसरे कॉलेज खोले गए। कुछ महीनों पहले इनकी मृत्यु हो चुकी है। दूसरा चेहरा जो इलाके में एसएम जफर इमाम के नाम से पहचाना जाता है, जो शुरुआत में वैशाली ग्रामीण बैंक में मैनेजर थे और जब कॉलेज फल फूलने लगा तो बैंक की नौकरी छोड़कर कॉलेज से जुड़ गए और कॉलेजों के प्रबंधक की भूमिका में रहे और आरोपों के अनुसार यही करोड़ों के खेल के केंद्र में है। तीसरे भाई एसएम नैयर इमाम, जो इंजीनियरिंग के बाद और फिर अपने बड़े भाई डॉक्टर नकी इमाम के कहने पर कॉलेज प्रबंधन से जुड़ गए। चौथे नंबर पर आते हैं एसएम सरवर इमाम, जो कुछ दिन दैनिक अखबार से जुड़े रहे और लोकल पॉलिटिक्स में अपनी जिंदगी गुजार दी। और अब चलते हैं इस कहानी के सबसे तथाकथित किरदार की तरफ, जिनका नाम है एसएम अली इमाम। वो कहते हैं ना, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। इलाके के कुछ लोग इन्हें भू माफिया कहते हैं। हम सिर्फ इतना कहेंगे, गंभीर आरोपों से घिरा दरभंगा का सबसे विवादित चेहरा है। आपराधिक रिकॉर्ड ऐसा कि पासपोर्ट ऑफिस से आने वाली इंक्वायरी को भी पुलिस थाने द्वारा क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के चलते वापस कर दिया जाता है। रिपोर्ट बताती है कि महज 23 साल की उम्र में ही सीसी एक्ट के तहत 1989 में करीब 1 साल जेल में रहे। 24/6/1988 को बहेड़ा थाना में एक सनहा दर्ज होता है, जहां एसएचओ श्री आयस अहमद लिखते हैं कि उन्हें वर्दी उतरवाने और ट्रांसफर करवा देने की धमकियां दी गईं। इतना ही नहीं, एक और एसएचओ श्री राजकुमार सिंह ने 7/2/2020 को अपनी सनहा में कहा कि एसएम अली इमाम से उन्हें अपनी जान और नौकरी का खतरा है। यानी जो पुलिस लोगों की रक्षा के लिए है, वही पुलिस एक शख्स के डर से अपने थाने में ही सनहा देकर खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। जरा सोचिए, जहां कानून की कुर्सी पर बैठे अधिकारी खुद अपने डर की रिपोर्ट लिखवाए, वहां आम आदमी की आवाज कितनी ऊंची निकल पाती होगी। ये सवाल उठता है, जब रक्षक ही डरे हुए हों तो फिर आम नागरिक किसके भरोसे जिए।
एफआईआर और पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इन पर अपहरण के मामले अपने ही भतीजे की सुपारी के आरोप। जो पहले वाला केस जो था जी वो केस को हम फाइनल करवा दिया था। अच्छा। लेकिन हम उसको फड़वा दिया, जी। केस शुरू करवा दिया है। ठीक हम ठीक कल तुमको वो कागज भी तुमको दे देंगे। ठीक 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 ठीक। जा करके उसको करो हम। ठीक ठीक है। ठीक हाँ। ठीक और ये भी सुन लो, उसके साथ में कोई नहीं जाएगा। ठीक वो ठीक उसके साथ में जाएगा, सिर्फ अगर जाएगा जी। तो वो गोल्डिया जाएगा और वो अशफकवा जो जोला है हाँ, वो हाँ। जाएगा। हाँ तो बस साले को दोनों का कमर से नीचे जो है जी साले को 7 टुकड़ा कर देना। जी। एक एक पैसा हम देंगे केस का। जी। कैसे नहीं करेगा जी? जी तो वो केस हम संभाल देंगे। जी दरोगा हमारा है, जी। डीएसपी हमारा है। जी। इसलिए जो भी कुछ तुमको होगा जी। हम पैसा भी देंगे, लेकिन वो एक के साथ जी। अगर जाए तो साले का दोनों का तो गोल्डिया का भी जी। कमर से नीचे साले को 7 टुकड़ा कर देना बस। ठीक ठीक और ये भी सुन लो, तुम्हारा जी। जो पहले वाला केस जो था जी। वो केस को हम फाइनल करवा दिया था। अच्छा। लेकिन हम उसको फड़वा दिया, जी। केस शुरू करवा दिया है। ठीक हम ठीक कल तुमको वो कागज भी तुमको दे देंगे। ठीक 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 ठीक। जा करके उसको करो हम। ठीक ठीक हाँ। ठीक और ये भी सुन लो, उसके साथ में कोई नहीं जाएगा। ठीक वो ठीक उसके साथ में जाएगा, सिर्फ अगर जाएगा जी। तो वो गोल्डिया जाएगा और वो अशफकवा जो जोला है हाँ, वो हाँ। जाएगा। हाँ तो बस साले को दोनों का कमर से नीचे जो है जी। साले को 7 टुकड़ा कर देना। जी। एक एक पैसा हम देंगे केस का। जी। कैसे नहीं करेगा जी? जी। तो वो केस हम संभाल देंगे। जी दरोगा हमारा है, जी। डीएसपी हमारा है। जी। इसलिए जो भी कुछ तुमको होगा जी। हम पैसा भी देंगे, लेकिन वो एक के साथ जी। अगर जाए तो साले का दोनों का तो गोल्डिया का भी जी। कमर से नीचे साले को 7 टुकड़ा कर देना बस। कथित तौर पर हत्या के प्रयास, सीसी एक्ट के तहत सजा, सांप्रदायिक तनाव भड़काने के आरोप, जबरन वसूली, लोगों की जमीनों पर अवैध कब्जा, इनकम टैक्स में करोड़ों की चोरी के आरोप और अपने ही कॉलेज की छात्रा से छेड़खानी तक के संगीन आरोप हैं। इन आरोपों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रजिस्ट्रार को दिए अपने एजुकेशनल रिकॉर्ड में एसएम अली इमाम ने खुद को चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से पीएचडी डॉक्टर बताया है, जबकि उसी रजिस्ट्रार की आरटीआई के जवाब में यूनिवर्सिटी ने इस बात से साफ इनकार किया है। इतना ही नहीं, आरोप तो ये भी है कि एसएम अली इमाम ने पटना हाई कोर्ट के आदेश एलपीए नंबर 411/2014 को खुलकर नजरअंदाज करते हुए कोर्ट के आदेश की जानबूझकर अवहेलना की। मानो अदालत का हुक्म भी उनके लिए सिर्फ एक कागजी फॉर्मेलिटी से ज्यादा कुछ नहीं है। जरा इस टाइमलाइन पर भी नजर डालिए। सोचिए जरा, एक छात्रा जो 1993-97 वाले बैच में बीडीएस में एडमिशन लेती है, जुलाई 1997 यानी पूरे 4 साल बाद जाकर फर्स्ट बीडीएस का इम्तिहान देती है। उसी साल नवंबर में फटाफट सेकंड बीडीएस भी निपटा देती हैं और अक्टूबर 1998 में थर्ड बीडीएस और फिर अचानक स्पीड ब्रेकर ऐसा लगता है कि फाइनल बीडीएस सीधा मार्च 2005 में जाकर होता है। मतलब डिग्री बीडीएस की, पर टाइम लग गया लगभग फर्स्ट क्लास से लेकर सीनियर सेकेंडरी जितना, यानी पूरे 12 साल। अब मजा यही नहीं रुकता। इधर बीडीएस का सफर स्लो मोशन में चल रहा था, उधर कागजों में लिखा हुआ है कि 23/1/1996 को वही छात्रा पीएचडी उर्दू में भी एडमिशन ले चुकी थी और लगभग एक साथ पीएचडी और बीडीएस कर लिया इस सुपर स्टूडेंट ने। और ये सुपर स्टूडेंट कोई और नहीं, खुद अली इमाम की पत्नी बताई जाती हैं। हमने तो सुना था डॉक्टर बनने में मेहनत लगती है, मगर यहाँ तो मैजिक लगता है। एजुकेशन से जमीन तक। कभी ये नाम स्कूल कॉलेज के लिए जाने जाते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, एमबीए कॉलेज, बीईडी कॉलेज वगैरह वगैरह। मकसद था शिक्षा, लेकिन शिकायतों में लिखा है शिक्षा के नाम पर काली कमाई, और उस कमाई पर टिका है रसूख का साम्राज्य। अभी कुछ ही दिन पहले इनकम टैक्स ऑफिस से सिर्फ 1 साल यानी साल 2018-19 के लिए आय से अधिक संपत्ति रखने के लिए एसएम जफर इमाम के नाम 41 लाख से ज्यादा का डिमांड नोटिस आया है। तो वहीं एसएम जफर इमाम पर एक और संगीन आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे पटना में किराए के मकान को अपने नाम करने के इरादे से हाउस टैक्स अपने नाम से कटवाते रहे। फर्जी कागजात लगाकर माइनॉरिटी कमीशन की आंखों में धूल झोंक दी गई और शुरू हुआ
अल्पसंख्यकों के नाम पर काली कमाई का कारोबार। हालांकि गड़बड़ियों के चलते कॉलेज तो धीरे धीरे बंद होते गए, मगर करोड़ों रुपए की धांधली करने वाले आज भी आजाद घूम रहे हैं। जैसे जैसे कॉलेज बंद होते गए, शिकायतों की भाषा बदली, क्लासरूम से निकलकर सीधे जमीन जायदाद तक आ गई। अब आरोप ये हैं कि कमजोर, गरीब, बेबस लोगों की जमीन उनका नया आशियाना बन चुकी है। दौलत की हवस का आलम यह है कि आरोपों के मुताबिक इमाम परिवार में खून के रिश्ते भी दुश्मनी में बदल गए हैं। ये हमारा नहीं, खुद उनके भाई सरवर इमाम का आरोप है, जिन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री और डीजीपी को भेजी गई अपनी लिखित शिकायत में आरोप लगाया कि उनके भाई एसएम जफर इमाम और एसएम अली इमाम अब उनके हिस्से की जमीन पर अवैध कब्जा करने की साजिश के तहत उनकी और उनके परिवार की जान के दुश्मन बन चुके हैं। अवैध कब्जे की कोशिशें यहीं नहीं रुकती। इसी सिलसिले में राज्य सरकार की जमीन भी सालों से अपने कब्जे में किए हुए थे, लेकिन स्थानीय लोगों की लगातार शिकायतों के चलते इनक्रोचमेंट के ऑर्डर आ गए हैं। देखते हैं कार्यवाही कब तक होती है। दौलत की हवस ने इन्हें इस कदर अंधा कर दिया कि कुछ गज जमीन की खातिर अपनी माँ की कब्र पर लगा पत्थर भी रातों रात बदल डाला। मृत्यु की डेट तक बदलने की कोशिश की, जिसका पर्दाफाश होने पर पटना हाई कोर्ट ने जफर इमाम को फटकार लगाई। यानी ब्लैक बोर्ड से सीधे रजिस्ट्री ऑफिस तक कहानी का ट्रैक बदल चुका है। यूनिवर्सिटी और वीसी पर दबाव। अब कहानी पहुंचती है एलन मिथिला यूनिवर्सिटी। दस्तावेजों के मुताबिक एलन मिथिला यूनिवर्सिटी के तत्कालीन वाइस चांसलर श्री एमएल ठाकुर ने लिखित रूप से शिकायत दर्ज कराई थी कि उन पर एसएम जफर इमाम द्वारा बीडीएस कॉलेज का नोटिफिकेशन जारी कराने और बीएड कॉलेज में सीटें बढ़वाने के लिए वाइस चांसलर पर अपना रसूख का इस्तेमाल करने की कोशिश की। एसएम जफर इमाम ने बीडीएस कॉलेज का नोटिफिकेशन जारी कराने और बीएड कॉलेज में सीटें बढ़वाने के लिए वाइस चांसलर पर अपना रसूख का इस्तेमाल करने की कोशिश की। वाइस चांसलर की 15/3/2008 को दर्ज सनहा के अनुसार जफर इमाम ने उन्हें कथित तौर पर धमकी देते हुए कहा, अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। आप जैसे व्यक्ति को कुलपति की कुर्सी पर नहीं होना चाहिए। मैं भी राजनीतिक व्यक्ति हूँ, आपको इस कुर्सी से उतार कर रहूंगा। विश्वविद्यालय के बाहर मैं ज्यादा मजबूत हूँ। आप पर और आपके अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों पर मुकदमे करूंगा। सभी को जेल भिजवाऊंगा। यहाँ के लोग जल्द ही जेल जाएंगे। मैं बहुत जल्द आप लोगों के खिलाफ वारंट निकलवाने वाला हूँ। जरा सोचिए, जब एक यूनिवर्सिटी के वीसी तक को अपने पैसे या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के दम पर डराया धमकाया जाए तो आम लोगों के साथ क्या सुलूक होता होगा। ये कागज सिर्फ कहानी नहीं, एक गंभीर संकेत है कि ताकत कितनी ऊंचाई तक जा चुकी है। इनकम टैक्स और लाइफस्टाइल। अब जरा पैसों की गुत्थी पर नजर डालते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न में जितनी आमदनी दिखती है, जिंदगी उससे कहीं ज्यादा शाही नजर आती है। शिकायतें कहती हैं कि आमदनी का कोई लगा बंधा वैध स्रोत नहीं है, लेकिन नजारा देखिए, एक से बढ़कर एक मकान। बहेड़ा, पटना, मुजफ्फरपुर, दिल्ली और दूसरे शहरों में लाखों करोड़ों रुपए की नामी बेनामी प्रॉपर्टी। रिपोर्ट्स के मुताबिक घर के लगभग सभी बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर हैं। आरोप तो ये भी हैं कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर एसएम जफर इमाम ने अपने एक बेटे को नेपाल के एक बड़े मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाया, मगर कुछ महीनों बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आहट हुई तो पकड़े जाने के डर से रातों रात वहां से भागना पड़ा। आरोप ये भी है कि इन दोनों भाइयों की लिमिटेड इनकम होने के बावजूद भी भारी भरकम डोनेशन देकर महंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन दिलाए गए। इसका खुलासा इमाम ने खुद 9 जनवरी 2017 को दिए एक एफिडेविट में किया है। तो सवाल ये नहीं कि अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना गलत है, सवाल तो ये है कि क्या इन पर लगे आरोप सही नहीं हैं। लगभग 66 करोड़ के गबन का आरोप। रऊफ मुस्लिम जामिया के नाम पर जो काली कमाई का साम्राज्य खड़ा हुआ, उसी से जुड़ी शिकायतों में करीब 66 करोड़ रुपए के लेन देन पर सवाल उठाए गए हैं। एसएम अली इमाम और एसएम जफर इमाम ने ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी हुए बिना बैंक की मिली भगत से संस्था के पैसे निकाल लिया। इनकम टैक्स, विजिलेंस, माइनॉरिटी कमीशन, डीजीपी बिहार और इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट पटना जैसे संस्थानों पर इनके अपने ही रिश्तेदारों ने, कमेटी के सदस्यों ने, स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, कॉलेज के छात्र छात्राओं ने, यहाँ तक कि कोर्ट द्वारा नियुक्त रिसीवर ने लिखित शिकायतें दर्ज कराई हैं। इन लिखित दर्ज शिकायतों में कहा गया है कि भारी भरकम पैसों का कोई हिसाब नहीं है।
कहने को तो जांच चल रही है और सालों तक चलती भी रहेगी, लेकिन जुडिशरी पर आम नागरिक का भरोसा सिर्फ कमजोर होता दिख रहा है। नतीजे चाहे जो भी आए, लेकिन इतना तो तय है कि जहां माइनॉरिटी शिक्षा के नाम पर करोड़ों के गबन की अनसुलझी गुत्थी हो, वहां आम आदमी का भरोसा डगमगाना तो लाजमी है। तो आज की फाइल हमें ये दिखाती है कि एक परिवार, 2 भाइयों के दर्जनों शिकायतें, 3 दर्जन से ज्यादा केस, अपहरण से लेकर हत्या के प्रयास तक, जमीन कब्जे से लेकर करोड़ों के लेन देन तक FIR लिखी गई, सनहे दर्ज हुए, जांच शुरू हुई, लेकिन आम आदमी का सवाल आज भी वही है, नतीजा कहाँ है? हमने किसी को अपराधी नहीं कहा, हमने सिर्फ कागजों की भाषा पढ़ी है। फैसला अदालत करेगी, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत तो जनता ही होती है, जो ये पूछ रही है कि अगर सब आपराधिक गतिविधियां दशकों से फाइलों में दर्ज हैं, तो फिर हथकड़ियां आज तक सिर्फ कमजोर लोगों के हाथ में ही क्यों नजर आती हैं? आखिर कब तक कार्यपालिका ताकतवर के साथ खड़ी रहेगी और कब न्यायपालिका कार्यपालिका से ऊपर उठकर सच के साथ खड़ी नजर आएगी? दोस्तों, अगले एपिसोड में बहेड़ा की विवादित जमीन और इस पर खड़े बहेड़ा पब्लिक स्कूल के आरोपों की पड़ताल करेंगे, जिसका कागजों पर मालिक कोई और, जमीन किसी की, स्कूल किसी का और खामोशी तीनों तरफ। अगली कड़ी में हम बहेड़ा की गली से निकलकर सीधे पटना के शिक्षा विभाग और दिल्ली के CBSE दफ्तर के दरवाजे खटखटाएंगे। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार सवाल CBSE और एजुकेशन डिपार्टमेंट की ये लंबी खामोशी क्या सिर्फ लापरवाही है या किसी के गहरे राज पर डाली हुई चादर?